गोल्टाइड आईएएस के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत शुक्ला और आइए मेरे साथ शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस के रूप में किसी वार्ड को घोषित करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक बुनियादी ढांचे और नियामक शर्तें हासिल की जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस में किसी शहर या वार्ड को घोषित करने के लिए क्या क्या जो नियम है, क्या क्या जो शर्तें हैं वो शामिल की जाने चाहिए। तो पहला कथन है, शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों को सीवर लाइन से जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें साफ किया जाना चाहिए। दूसरा है, किसी भी दुर्घटना और कचरा डंपिंग से बचने के लिए सभी मैनहोल को कवर किया जाना चाहिए, यानी कि जो रोड में छोटे मोटे गड्ढे होते हैं उनको कवर कर देना चाहिए। तीसरा है, शहर स्तर पर उपचार के बाद 100% अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जा रहा है, बागवानी, कृषि, औद्योगिक उपयोग, सड़क की सफाई आदि के लिए। यानी कि जो वेस्ट वाटर निकलता है उसका 100% यूज़ हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रोड क्लीनिंग में यूज़ किया जाना चाहिए। तो सही कोड चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो आप इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम डेली क्विज आप तक आसानी से पहुंचा सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन ए, जिसमें कि केवल 1 और केवल 2 कथन सही है। केवल तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें 100% यानी 100% वेस्ट वाटर जल का फिर से उपयोग, रीयूज़ नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं कि जिसमें एसबीएम वाटर प्लस में उसको घोषित किया जा सकता है। तो पहला है कि जो वार्ड काउंसलर या वार्ड इंजीनियर है उसको डिक्लेयर करना होगा कि जितने भी वेस्ट वाटर हैं या फिर जिसको ब्लैक वाटर भी बोलते हैं, जितने भी टॉयलेट से निकल रहे हैं वो एक सैनिटरी आउटलेट में या फिर कोई अंडरग्राउंड होल्स में या फिर कोई पाइपलाइन के थ्रू वेस्ट वाटर जो है वो कहीं पे डिस्चार्ज किया जा रहा है। दूसरा इसमें देखना है कि जितने भी सेप्टिक टैंक्स है उसको अच्छे से केयर किया जा रहा हो, जितने भी मैनहोल्स गड्ढे हो उनके अच्छे से कवर किया जा रहा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें हमारा थर्ड स्टेटमेंट था कि 100% वेस्ट वाटर का यूज़ करना है, तो वो बिल्कुल गलत है। और मिनिमम 25% वाटर इज़ बीइंग यूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट एट सिटी लेवल, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और क्लीनिंग ऑफ रोड। तो इसमें और ऑल है मेन होल्स टू बी कवर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट एंड गार्बेज डंपिंग। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आप देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया यानी कि फेमबोसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फोरम का उद्देश्य आसियान के चुनाव प्रबंधन निकाय यानी ईएमबी के सामान्य हितों के संबंध में आपसी सहयोग बढ़ाना है। और दूसरा कथन है, भारत और पाकिस्तान दोनों फेमबोसा के सदस्य हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। तो आप इसका भी कमेंट में कर सकते हैं वीडियो को रोक के यहीं पे। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, इसमें सही है। क्योंकि आपको पता होगा ये हाल ही में न्यूज़ में था, फेमबोसा जो है वो सार्क कंट्री से रिलेटेड है, ना कि आसियान कंट्री से रिलेटेड है। और इसके लगभग 7 से 8 सदस्य हैं। 2021 में फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया की 11वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और फेमबोसा के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने किया है। तो इसके चेयरमैन भी सुशील चंद्रा ही हैं। और ये जो फेमबोसा है, इसकी स्थापना जो थी वो सार्क देशों के चुनाव, ना कि आसियान देश के प्रमुख तीसरे सम्मेलन 2012 में हुई थी। तो पहला कथन आसानी से आप निकाल सकते हैं जो गलत है। और दूसरा है, फोरम का उद्देश्य सार्क के ईएमबी के सामान्य हितों के संबंध में आपसी सहयोग बढ़ाना है। और इसके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका 8 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन निकाय हैं। और जो इस फेमबोसा का भी वर्तमान का जो अध्यक्ष है वो भूटान है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए आज की ओर तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो भारत में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क पूरे वर्ष में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि एक एप्स फैमिली से आती है, यानी कि ये पक्षी है, ठीक है, बर्ड है, जो कि इंडेंजर्ड भी है आईयूसीएन के लिस्ट में। तो ये कहाँ पे आती है? पश्चिम घाट के घास के मैदान में, गुजरात के आर्द्र भूमि में, उत्तर पूर्व के असम क्षेत्र में और हिमालय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम क्षेत्र में, जो कि अभी न्यूज़ में भी था। तो ये जो ग्रेटर एडजुटेंट है वो असम के पूर्वोत्तर राज्य तक ही सीमित है, जो उनका अंतिम गढ़ है। और ये इंडेंजर्ड में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो इनका संख्या धीरे धीरे घटते जा रहा है। ये एक पक्षी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो
अगला हमारा क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से है, लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, मतलब लद्दाख किसके साथ बाउंड्री अपना शेयर करती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, दो, तीन और चार। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँ तो काफ़ी आसान है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका मैप थोड़ा क्लियर हो तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करती है, सही है। अफगानिस्तान के साथ भी करती है और चीन के साथ भी कर सकती है, पर तुर्कमेनिस्तान के साथ इंडिया अपनी सीमा शेयर करती ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और ये आपका एरिया लद्दाख है, जो कि पहले टोटल जम्मू और कश्मीर में आती थी, लेकिन इसके बाद फिर एक्ट के तहत दोनों को यूनियन टेरिटरीज में अलग कर दिया गया। फिर अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पॉलिटी सेक्शन से। यदि संसद के एक सदन का एक मौजूद सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुना जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान खाली हो जाता है। दूसरा कथन है, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति संसद के लिए चुना जाता है, यानी कि डिस्क्वालीफाइड मेंबर जितने भी हैं, तो संविधान चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो आप इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर खुद सेल्फ चेक करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन सही है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष ये है कि दोहरी सदस्यता, यानी कि डबल मेंबरशिप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किसी सदन में सेवा करना चाहता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति दोनों सदन के लिए चुन के जाता है तो उसको खुद डिसाइड करना होगा कि 10 दिन के अंदर वो डिसाइड करे वो किस सदन में रहना चाहता है। ऐसा सूचना अगर देता है वो, मान लीजिए कोई मेंबर है, अगर वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चुन के जाता है, अगर वो राज्यसभा में रहना चाहता है तो उसका लोकसभा का सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाता है। दूसरा है इसमें कि यदि एक सदन का एक मौजूद सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुना जाता है तो पहले सदन में उसका सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाता है। फिर थर्ड है, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति संसद के लिए चुना जाता है तो संविधान चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करती है, क्योंकि यह जो है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह मामला चलता है। देख सकते हैं आप कि इस मामले को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निपटाया जाता है, जो कि उच्च न्यायालय को एक अयोग्य उम्मीदवार के निर्वाचित होने पर चुनाव को शून्य घोषित करने में सक्षम बनाता है। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अतः कथन 2 सही है, तो आप इसका उत्तर आसानी से सी टिक कर सकते हैं। डेली क्विज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल भी हम फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और उसके व्याख्या को देखेंगे ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।